वेलकम फ्रेंड्स। आज है 27 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 27 सितंबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF दिया जाता है। साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट में हम लोग करीब आज 20 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो 20 करंट अफेयर होता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला बड़ा न्यूज है कि CJI मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमना है, ठीक है। NV रमना ने न्यायपालिका में 50% महिला आरक्षण का समर्थन किया है। कितना? न्यायपालिका में 50% आरक्षण का समर्थन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमना के द्वारा। इनके द्वारा बोला गया कि महिला वकीलों से कि आपको रोना नहीं है, ठीक है। वकीलों को बोला कि आपको रोना नहीं है, गुस्से के साथ आकर अपनी मांग उठानी होगी। गुस्से के साथ आके अपनी मांग को उठानी है कि हमें आरक्षण चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह दया का नहीं है। जो महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं कोई दया का पात्र नहीं है, ठीक है। हजारों सालों के दमन का विषय है और महिलाओं को आरक्षण का अधिकार है, क्योंकि महिलाओं को जो है हजारों साल से लगातार दमन किया जा रहा है। तो महिलाओं को जो है पुरुष के बराबर आने के लिए आरक्षण उनको 50% देना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा बोला गया है? CJI के द्वारा बोला गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से 3 महिला जज थी। उन 3 महिला जजों का नाम लिख लीजिएगा। पहला नाम है आपकी नागरत्ना। देखिए यहाँ पर लिखा होगा नागरत्ना, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा नागरत्ना। जो पहला है नागरत्ना के बारे में बोला जा रहा है कि जो न्यायमूर्ति नागरत्ना है ये 2027 में CJI बन सकती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम था बेला एम त्रिवेदी और तीसरा नाम है हिमा कोहली। इन तीनों महिलाओं का नाम लिख लीजिएगा, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है, इस तीनों का नाम। उसके बाद आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम CJI कौन थे? तो लिख लीजिएगा AJ कन्या, लिख देते हैं यहाँ पर हम AJ कन्या, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में CJI कौन है? तो NV रमना है, ठीक है। किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो KK वेणुगोपाल हैं। अब भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 76 में आता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता हैं। साथ में आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। किस नंबर के हैं सुशील चंद्रा? तो 24वें नंबर के हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है CAG, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और वायुसेना के 27वें सेना अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो BR चौधरी बनेंगे, नोट कर लीजिएगा, BR चौधरी बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नक्सलियों के खिलाफ केंद्र ने शुरू की निर्णायक लड़ाई की तैयारी। शाह ने नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इसमें आपको याद रखना है 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिर्देशक थे, ठीक है। इसमें अमित शाह जो है अपनी सरकार की जो उपलब्धियाँ उसे भी गिनाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अमित शाह ने बताया कि केंद्र ने नक्सली इलाके में जो है 17,600 किलोमीटर सड़क परियोजना को मंजूरी दिया है, जिसमें से जो है 93 से 43 किलोमीटर सड़क पूरा बन चुका है। नक्सली इलाके में 2343 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं और अगले 18 महीने में 2542 टावर और लगाए जाएंगे। उसके बाद 1789 डाकघर, 1236 बैंक शाखाएँ और 1087 ATM लगाए गए हैं और 14,230 बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। और अगले 1 वर्ष में जो है 3114 डाकघर और खोले जाने की बात कही गई है अमित शाह के द्वारा। साथ में नीचे में एक इम्पोर्टेंट स्कीम की बात की गई है कि युवाओं को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल जो है 234 जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से जो है
19 को एक तरीके से चालू कर दिया गया है। इसमें क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है जो नवोदय के तर्ज पर जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। इसमें जो जनजातीय बच्चे हैं इसमें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा। साथ में गृह मंत्री के द्वारा बोला गया कि जो नक्सली हैं उनके फंडिंग को रोकने का प्रयास किया जाए। जो उनको फंडिंग मिलता है जिस भी माध्यम से उस लिंक को तोड़ने का प्रयास किया जाए और जो उनको फंडिंग देते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात कही हमारे अमित शाह ने। साथ में हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इनके द्वारा बोला गया कि जो विकास परियोजनाएं हैं उनको तेज़ करने का प्रयास किया जाए। जो नक्सली इलाका है, जो जनजातीय इलाका है, जो पिछड़े इलाके हैं, उस इलाके में जो है जो विकास की प्रोजेक्ट हैं उसे तेज़ी से किया जाए। साथ में जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन सभी को जो मेन धारा में जोड़ा जाए। अगर विकास की जो बोलते हैं ना बयार, अगर बयार उनके पास पहुंच जाएगा, हवा उनके पास पहुंच जाएगी तो जो माइंड बास नक्सली उनको, उनके फैमिली को, उनके बेटे को, उनके पति को कर देते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उससे जो नक्सली ऑटोमेटिक अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि एक समय जो नक्सली थे ये नेपाल से इनका विस्तार था तमिलनाडु तक, इसे बोला जाता था रेड कॉरिडोर। लेकिन अब जो है नक्सलियों की जो सीमा है सीमित हो गई है। अब बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में नक्सली बचे हैं और इसमें हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है इन सभी पर कार्रवाई करके। साथ में केंद्र सरकार की कुछ स्कीम भी है, उस स्कीम के माध्यम से बोला गया है कि जो नक्सली हैं आप आइए, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपको मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाएगा, आप पर कोई केस चलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है, सरकार को इस तरीके से पहल करना चाहिए ताकि जो भी अगर नक्सली गलती से व्यक्ति नक्सली ज्वाइन कर लिया है वो आपके मेन धारा में आके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर प्रयास और ढंग से करना चाहिए। और कौन कौन राज्य इसमें शामिल हुए थे यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है, इसे आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राजदूत ने चीन से कहा सीमा प्रबंधन में भ्रम पैदा ना करें, गोल पोस्ट नहीं बदलने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने की अपील। विक्रम मिस्री बोले दोनों देशों के बीच मतभेद तथा समस्याएं होना असमान नहीं। जो विक्रम मिस्री हैं ये चाइना में भारत के राजदूत हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नया संसद भवन के निर्माण कार्यों का पीएम ने लिया जायजा। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। इसको आपको हम पहले फ़ोटो दिखाते हैं और इसके बाद सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको हम बताते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आप आइए फ़ोटो पहले देखिए। इसमें आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, इंडिया गेट का फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है। और इस साइड दोनों साइड देखिए खाली जगह है। जो अगर इंडिया गेट गए होंगे तो देखे भी होंगे कि दोनों साइड आपके बहुत सा खाली ज़मीन है। सरकार जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसी साइड में डेवलप कर रही है। आप यहाँ पर अगला फ़ोटो में देखिए कि जो इंडिया गेट है इसके आसपास यहाँ पर खोद दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो इसका मेन मैप है, ये इसका मेन मैप है। यहाँ पर आपके इंडिया गेट है, इसके आसपास आपके जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे बोला जाता है, कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है, तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मंत्रालय, राजपथ, इंडिया गेट का जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। साथ में आपको याद रखना है कि जो सरकार इसे रीडेवलप कर रही है, सरकार जो है हमारे रीडेवलपमेंट कर रही है। इसमें आपको याद रखना है कि संसद होगा, जो संसद बनाया जाएगा। साथ में जो बहुत से मंत्रालय इसमें बनाए जाएंगे, सचिवालय बनाए जाएंगे, सारे को मिला को बोला गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही जो नए संसद का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ पर संसद देख लीजिए, इस संसद का निर्माण किया जा रहा है। जो नया संसद का निर्माण किया जा रहा है, जो पुराना संसद है उसके बगल में ही नया संसद का निर्माण किया जा रहा है। जो नया संसद है इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो नया संसद भवन है इसके निर्माण कर रही है। और इसका कॉस्ट कितना है, तो लिख लीजिएगा 816.90 करोड़ रुपया इसका कॉस्ट है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ये संसद है इसे नोट कर लीजिएगा। इस संसद में जो है कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, तो सबसे पहले जो संसद है नोट कर लीजिएगा त्रिभुजाकार है। जो संसद है ये संसद त्रिभुजाकार है। इसमें जो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में कितनी सीट होंगे, तो 888 जो हमारे सांसद हैं लोकसभा में बैठ सकते हैं। और राज्यसभा में कितने सांसद बैठ सकते हैं, तो 384 सांसद बैठ सकते हैं। और अगर संयुक्त अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें 1272 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 1272 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। जो इस संसद है इसका काम पूरा कब तक हो जाएगा, तो अगस्त 2022 तक बोला जा रहा है कि इसका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है।
साथ में आपको याद रखना जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को डिजाइन कौन सी कंपनी की है, तो नोट कर लीजिएगा कि एच सी पी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसे डिजाइन की, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे डिजाइन की है। ठीक है, जो ये कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो गुजरात की कंपनी है। ठीक है, गुजरात की कंपनी है, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसे क्यों आवश्यकता पड़ गई सरकार को, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा। क्या लिख कर नोट कीजिएगा, तो लिखिए प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो मौजूदा संसद भवन में बहुत सी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन में कुछ दिक्कत है। साथ में इसमें सुरक्षात्मक जो उपाय किए गए हैं वो भी बहुत नाकाफ़ी हैं। साथ में सरकारी खजाने की बचत होगी। दूसरा पॉइंट है क्यों सरकारी खजाने की बचत होगी, क्योंकि सरकार की बहुत से जो विभाग हैं किराए के मकान से काम करते हैं, इसीलिए। तीसरा पॉइंट है कि सरकार के द्वारा बोला गया कि 2026 के बाद जो है संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो हमें नया संसद बनाने की आवश्यकता सख्त ज़रूरत है। साथ में जो ये पुराना वाला इस संसद है इसे करीब 100 साल भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इसलिए भी इसे साथ में बोला गया कि जो भूकंप जोन 4 में आता है, जो अगर दिल्ली में भूकंप ज़्यादा कस के आ जाएगा तो संसद गिर जाएगा, तो इसलिए सरकार के द्वारा ये बोला गया कि नया संसद बनाने की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद संबंधित इससे मुद्दे क्या हैं, इसमें क्यों चर्चा में रहता है, तो जो इसके आलोचक हैं इनके द्वारा बोला जाता है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। साथ में जो नया प्रोजेक्ट धरोहर को ख़त्म कर देगा, जो आपको दिखाए थे इस साइड कहाँ गया, इस साइड जब आपको यहाँ पर बहुत से धरोहर हैं, पेड़ पौधे हैं, इसे सब खत्म कर देगा। साथ में बोला गया कि इसमें बहुत बड़ा खर्च होगा, क्योंकि कोरोना का समय है अभी भी, तो इसमें फालतू का खर्च किया जा रहा है। साथ में जो पर्यावरणविद हैं इसका भी विरोध कर रहे हैं कि इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। सरकार आगे की राह क्या है कि, तो इसमें आगे की राह है कि पर्यावरण मुद्दे पर आपको सरकार को ध्यान देना होगा। ठीक है, जिस तरीके से पेड़ लगा हुआ है तो उस तरीके से सरकार जो है आसपास पूरा पेड़ लगा दे। बनाने के बाद प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो है सरकार को बोला जाता है पारदर्शिता नहीं, तो पारदर्शिता बढ़ा दे। साथ में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाना होगा यहाँ पर सरकार को, और ऊर्जा आपूर्ति है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना होगा। ये नहीं कि हम जो इस कोयला वाला एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एनर्जी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से जो संसद बनेगा, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो है आपकी नवीनतम ऊर्जा प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर, जैसे कि सौर ऊर्जा से जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा है उनसे ऊर्जा मिलना चाहिए हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। अगर बाद में काम भी करता है तो उसे आपको जो कोयला वाला एनर्जी है उससे एनर्जी नहीं मिलना चाहिए। सिंपल से कहने का मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा से आपके जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है पूरा चलना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे सारे न्यूज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको अगला न्यूज़ देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका 5 जन ने, नोट कर लीजिएगा, 5 जन ने अमेजन को दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बताया है। कहा कि 18वीं सदी में भारत पर कब्जे के लिए जो काम ब्रिटिश कंपनी ने किया आज अमेजन कर रही है। भारतीय बाजार पर एकाधिकार के लिए नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। आपको सही बात है कि अगर देखिए आपके पास एक ही कंपनी है, ये है कि एक ही कंपनी से हमें माल ही खरीदना है, तो ये कंपनी अनाप शनाप आपसे रेट लेगी और सामान भी ख़राब दे देगी। तो बोला जाता है कि एक कंपनी मार्केट में नहीं होना चाहिए, कम से कम मार्केट में तो 5-6-8 कंपनी तो होना ही चाहिए, ताकि उन 5-8 कंपनी में जो है एक बोलते हैं ना प्रतिस्पर्धा होगा तो ग्राहकों को फ़ायदा होगा। अगर प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा कंपनियों में तो ग्राहकों को नुकसान शुरू हो जाएगा। तो कंपनी में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, तो तभी स्पर्धा होगा जब कंपनी ढेर सारी होंगी। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे जियो के आने के बाद जो बाकी कंपनियां हैं सारी ख़त्म हो गई लगभग, सिर्फ एयरटेल थोड़ा मन टक्कर दे रहा, बाकी सारी कंपनियां समाप्त हो गई हैं लगभग। अगर देखिए इसी तरीके से चलता रहा तो जियो एक तरीके से पूरे मार्केट पर मोनोपोली स्थापित कर लेगी, और उससे जो आज हमें जो नेट है जियो का सस्ता मिल रहा है, कल हो सकता है कि जियो का नेट महंगा हो जाए और हमें नुकसान हो जाए, हमें ग्राहक को नुकसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, दिल्ली मेट्रो ने कार्बन उत्सर्जन कम कर कमाए 19.5 करोड़ रुपये। 6 वर्ष में 3.55 मिलियन कार्बन क्रेडिट बिक्री करके पैसा कमाया गया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, क्वाड देशों से बाहर होगी चीन की तकनीकी कंपनियां। ठीक है, क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं आपको पता है। उसके बाद इसमें बोला गया कि जो क्वाड कंट्री हैं, इन 4 कंट्री से जो चाइना की कंपनियां हैं उसे इन चारों कंट्री में तकनीकी कंपनी के रूप में बाहर कर दिया जाएगा।
आपको बताए थे कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, हुआवे कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, उस कंपनी को जो क्वाड की कंट्री है वो अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि तकनीकी विकास इस्तेमाल को पारदर्शी व लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्वाड ने बनाए सिद्धांत। स्वच्छ तकनीक के इस्तेमाल पर मोदी के एजेंडे का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया स्वागत। तो कल इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देख लिया है, ठीक है। उसके बाद है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के ड्रोन पर नज़र रही भारतीय सेना, नज़र मतलब रख रही है भारतीय सेना। इसमें आपको याद रखना है एक झील है पेंगोंग सोलिक, तो इसे हम लोग आपको दिखा देंगे, लास्ट में आपको हम मैप में उससे दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर समझ में आ जाए कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 क्या आप लोग लगातार न्यूज में सुनते भी होंगे, ठीक है। न्यूज है कि देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है, अहमदाबाद में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तब लिखा गया है किरण रिजिजू के द्वारा, ठीक है, किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। किरण रिजिजू कौन है, तो कानून एवं न्याय मंत्री हैं। जो आर्बिट्रेशन है इसका काम क्या होगा, जो खेलों में विवाद आएगा उसका समाधान करना इसका काम होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में टक्कर नहीं, किरण रिजिजू, ठीक है। किरण रिजिजू जो है आपके कानून एवं न्याय मंत्री, इनके द्वारा बोला गया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में कोई टकराव नहीं है, ठीक है, कोई टकराव नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि जो विधायिका है, विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना, ठीक है, कानून को बनाना। और जो कार्यपालिका है उस बनाए हुए कानून को क्या करना है, लागू करना है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद न्यायपालिका का काम क्या है कि न्यायपालिका देखेगी कि जो विधायिका कानून बनाया है, ठीक है, जो विधायिका कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। न्यायपालिका उस कानून को चेक करेगी कोई संविधान के हिसाब कानून है कि नहीं। अगर संविधान के हिसाब नहीं रहेगा तो उस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीएम मोदी आज करेंगे डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आगाज, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है पायलट परियोजना। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत क्या है कि पीएम जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वास्थ्य आईडी दी जाएगी। जिस प्रकार से आपको एटीएम हो, एटीएम आपके पास है कि नहीं, आप एटीएम आराम से लेते हैं और बैंक में जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, आपको कोई आप कभी पासबुक लेके जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होगा कि इसमें भी होगा कि आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा और आपके जो डाटा है सारे एक सर्वर पर लोड कर दिया जाएगा और उस डाटे का इस्तेमाल कोई भी डॉक्टर कर सकता है। आपको एक आईडी दिया जाएगा, सबको यूनिक आईडी रहेगा, सबका अलग अलग आईडी रहेगा। उस आईडी के माध्यम से जो है कोई भी डॉक्टर आपके जो हेल्थ के बारे में खोल के सारा कुछ देख सकता है। तो जो अगर कहीं आप डॉक्टर के यहाँ दिखाइएगा तो आपको क्या रिपोर्ट आया, सारा कुछ आपके जो नेट पर चढ़ाया जाएगा। उस जो आपके प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, इसके माध्यम से एक पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा कि आपको किसी भी इंसान को कौन सा बीमारी है, उसने पहले कहाँ कहाँ दिखाया है, सारा कुछ जानकारी वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ठीक है, इसीलिए सरकार का उद्देश्य है कि जो भी पुरानी जानकारियाँ अगर किसी भी व्यक्ति के बीमारी से संबंधित है उस सारे को एक सर्वर पर लोड कर दिया जाए और जिससे कि आगे वाले जो डॉक्टर देखेंगे उनको आसानी हो। ठीक है, एक तरीके से ये स्वास्थ्य बोलते हैं ना, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड है ये, इतने यानी स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड है कि आप उस कार्ड को लेकर जाइएगा और आपके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जैम, ठीक है, जैम के बारे में पूछा था कि जैम क्या है, जनधन, आधार और मोबाइल। ठीक है, इन तीनों के माध्यम से जो आपके स्वास्थ्य कार्ड है वो लिंक होंगे। जैसे आज अकाउंट में आपका जनधन भी होता है, जनधन भी है, आधार भी है, मोबाइल है, उसी प्रकार से इन स्वास्थ्य कार्ड में जो है इन तीनों का लिंक किया जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा। श्रीनगर में पहली बार हौसले और साहस का एयर शो, तो आपको नोट कर लेना है कि श्रीनगर में भी एयर शो किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए श्रीनगर में वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया। इस मौके पर जो है विश्व प्रसिद्ध डल झील, तो डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में, डल झील के ऊपर जो है सुखोई 30, MiG-21 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और अपना कर्तव्य दिखाया था। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, डिजिटल लेन देन से आएगी आर्थिक स्वच्छता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मन की बात में बोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जो नदियों को प्रदूषण है उसे नदियों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। साथ में जो आने वाला त्यौहार है उसमें कोरोना फैल सकता है, तो आप सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। साथ में जो गरीबों को शौचालय बनाया गया उससे गरीबों की जो गरीबों की
जो गरीब हैं उनकी गरिमा बढ़ गई, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया। साथ में जनधन खाते के माध्यम से और जो आपके आधार है उन दोनों के माध्यम से जो गरीबों से पहले घूस लिया जाता था काम के बदले में, वो काम के बदले में घूस लिया नहीं जाता है, भारत के प्रधानमंत्री का कहना है। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, ठीक है। आपको पता भी है कि अभी BBC एक ग्राउंड रिपोर्ट लाई थी प्रधानमंत्री आवास स्कीम पर। उसमें बताया गया था कि जो मुखिया हैं, लोकल मुखिया, अगर 1,40,000 आता है, 1,40,000 आता है एक ग्राम आवास बनाने के लिए, तो उसमें से 20,000 रुपया पंचायत के लोग और BDO मिलके घूस के रूप में खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तट से टकराया गुलाब। गुलाब क्या है? एक चक्रवाती तूफान है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, बस अब जान लीजिए कि गुलाबी कहाँ पर आया है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, चक्रवात गुलाब के बाद आएगा साहिन, ठीक है। तो अब नया नाम कर दिया गया है, दे दिया गया है कि अगर जो अगला तूफान आएगा तो उसका नाम होगा साहिन। ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये नाम आपके कतर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, कतर के द्वारा दिया गया है। इस नाम को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जो लिखा गया कि जो 13 सदस्य देश हैं ये सारे नाम देते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो ताउते आया था जो अरब सागर में, उसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो म्यांमार के द्वारा दिया गया था, यहाँ पर लिखा गया है। और साथ में जो आया था यास तूफान या बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ओमान के द्वारा दिया गया था। जो आपका आया है जो गुलाब का जो ओरिजिनल नाम है गुलआब, ठीक है, गुलआब इसका नाम है, हम लोग इसको गुलाब पढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान दिया है। और जो नया आपके चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम साहिन है, वो कतर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, कतर के द्वारा दिया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी को पीछे देखिए, आगे नहीं पीछे देखना है। ये आपके ताजमहल, ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो आगरा में स्थित है। ताजमहल के बारे में याद रखिएगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में जो है ताजमहल बनवाया था। साथ में आपको याद रखना है लाल किला कहाँ है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। और ये कब से बनना शुरू हुआ था? 1639 से बनना शुरू हुआ था। और 1640 में ये बनकर 1648 में बनकर ये तैयार हो गया, ठीक है। 1639 में बनना शुरू हुआ और 1648 में बनकर ये तैयार हो गया था। जो लाल किला है इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके भी वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। और किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है वास्तुकला का स्वर्ण काल, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि 7 साल बाद भी सक्रिय है 6 माह के मिशन गया मंगलयान। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मंगलयान है ये कब गया था और कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और कहाँ से लॉन्च किया गया था आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बदायूं में मिला 1400 साल पुराना पुरातात्विक स्थल, इसे नोट कर लीजिएगा। बदायूं कहाँ है? तो बदायूं आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि पल पल का साथी गूगल। आज किसी व्यक्ति के मन में जब कोई सवाल उमड़ता है तो संभवतः गूगल की सहारा लेता है, तो सही बात है। गूगल की जो स्थापना की 23 वर्ष हो गई है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना एक सर्च इंजन के रूप में हुई थी। उस समय गूगल जो आज के मुकाबले बहुत छोटा था, लेकिन आज गूगल जो है उसके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बल पर जो है आज गूगल बहुत ही आगे चला गया है। आज गूगल के पास हमारी हर इन्फॉर्मेशन है। आज गूगल अपने आप को भी लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहा है। गूगल वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से जो है, जो आदमी पढ़ नहीं सकता है तो वो सिर्फ बोल के ही अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं गूगल के माध्यम से सीख सकता है। तो आपको मेरा बोलने का मतलब है कि गूगल जो है हमारी ज़िंदगी का आज एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम गूगल के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि आमजन की भाषा हो अदालत का कामकाज, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि आर्टिकल, याद रखिएगा, आर्टिकल 348A, आर्टिकल 348A, इसमें क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी जब तक जो है संसद नए भाषा को ना जोड़ दे संविधान में संशोधन करके, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये तो आर्टिकल 148(1) हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि आर्टिकल 148(2), इसमें क्या लिखा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उस राज्य के हाई कोर्ट में हिंदी या
उस प्रदेश की राजभाषा में हाई कोर्ट की कार्रवाई संपन्न कराने की अनुमति दे सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा गया है दोनों पॉइंट को, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, बिजनेस पेज पर कोई बड़ा न्यूज नहीं है, तो हम लोग देखते हैं अगला पेज जो है अंतर्राष्ट्रीय पेज। इसमें जो पहला न्यूज है कि तालिबान बदलेगा अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट और पहचान पत्र, कुछ समय तक पूर्व सरकार के जारी रहेंगे, जो दस्तावेज़ हैं वो वैध रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस ने तालिबान से कहा जल्द से जल्द समावेशी सरकार बनाएं। समावेशी सरकार मतलब क्या बोले थे कि अल्पसंख्यक को शामिल करना है, जो महिलाएं हैं उन सभी को शामिल करना है, क्योंकि जो तालिबान है जब सत्ता में जब 15 अगस्त को आया था, 15 अगस्त को, तो इनके द्वारा बहुत मीठी मीठी बातें की गई थी कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, हम सभी को सरकार में शामिल करेंगे। तो रसिया के द्वारा और भारत के द्वारा भी लगातार आवाज़ उठाया गया कि आप जो है सभी वर्ग को शामिल कीजिए, समावेशी सरकार बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कनाडा ने भारत से आने वाली उड़ाने से प्रतिबंध हटा लिया। कनाडा ने भारत से आने वाली उड़ानों से प्रतिबंध हटा लिया, पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद है कि अमेरिका में ट्रेन पटरी से उतरी 3 की मौत, हमारे लिए कोई ज़रूरत की बात नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये देश है। आइसलैंड ने चुनी महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 63 संसदीय संसद में 33 महिलाएं करेगी लोगों का प्रतिनिधित्व, गठबंधन सरकार के बरकरार रहने का आसार। जो अभी आइसलैंड है, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम नोट कर लीजिए। जो आइसलैंड है इनके प्रधानमंत्री का नाम है कैटरीन जैकवसडाटीर, इसे पढ़ लीजिएगा खुद से, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको आइसलैंड का मैप दे दिया जाएगा, या आपको लास्ट में हम आइसलैंड का मैप आपको दिखा देंगे, आप लोग आइसलैंड का मैप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिए। संसद के निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी। संसद के निचला सदन किसे बोला जाता है, इसे भारत का लोकसभा हो गया, जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उसे बोला जाता है निचली सदन। तो संसद के निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, तो रवांडा में कितना है, 61.3 है। उसके बाद क्यूबा है, उसके बाद आपकी आइसलैंड आपके तीसरे नंबर का कंट्री है। और आपको बता देते हैं कि आइसलैंड है कहाँ पर, अगर हो सकता है मैप देना भूल जाए, ये आपके ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड का पूरब में देखिएगा तो एक छोटा सा देश आपके होगा आइसलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड के पूरब में देखिएगा एक छोटा सा आपके देश होगा आइसलैंड, इस साइड में आपके यूरोप है, ठीक है, ये आपके यूरोप है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट है कि 3 दिन की यात्रा पर मैक्सिको गए एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं। व्यापार और निवेश के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है यात्रा का उद्देश्य। लैटिन अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है मैक्सिको। नेपाल, सीरिया के विदेश मंत्री से भी मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसमें आपको याद रखना है कि मैक्सिको को हम क्या क्या चीज़ भेजते हैं, तो मैक्सिको को हम जो है भेजते हैं वाहन के पुर्जे, लिखा हुआ है वाहन के पुर्जे, रसायन, एल्युमिनियम उत्पाद, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टील आदि का निर्यात करते हैं। जबकि हम मैक्सिको से मंगाते क्या चीज़ है, तो कच्चा तेल मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं, और मशीनरी का हम आयात करते हैं मैक्सिको से, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैक्सिको कहाँ पर है, तो अमेरिका के नीचे देखिएगा मैक्सिको है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भवानीपुर उपचुनाव। तो जो भवानीपुर उपचुनाव है, यहाँ सबको याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको नोट कर लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूज़ है कि सानिया ने जीता खिताब। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सानिया मिर्जा हैं वो 43वां WTA खिताब जीतती हैं, और ये खिताब जो है डबल्स में जीता जाता है। इसमें नोट कर लीजिएगा कि सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार सुआई झांग, जो सुआई झांग है किस देश की हैं, सुआई झांग जो आपके चीन के हैं, ठीक है, के साथ मिलकर जो है WTO का 500वां ओस्ट्रावा ओपन महिला डबल्स खिताब जीतती हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट है कि अल्फ्रेड आइंस्टीन के सूत्र E=mc² का प्रकाशन। ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध बताने वाला अल्फ्रेड आइंस्टीन का सूत्र जो है E=mc², 1905 में आज ही विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें जो होता है E ऊर्जा होता है, m द्रव्यमान होता है, और c प्रकाश की गति होता है। इसकी भौतिकी में अहम भूमिका है, और इस सूत्र ने एटम बम बनाने में मदद की थी।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि पहली बार काबुल पर हुआ था तालिबान का नियंत्रण, तो आज ही के दिन हुआ था। 1996 में आज ही तालिबान ने पहली बार काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया और 2001 तक जो है तालिबान ने वहां शासन करता है और अमेरिका के दखल के बाद जो है सत्ता से बाहर होता है और दोबारा 15 अगस्त 2021 को जो है तालिबान जो है काबुल की सत्ता पर दोबारा कब्जा कर लेता है। तो इसे हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यश चोपड़ा ने की थी अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत, तो आज ही की थी। नेक्स्ट है कि तुर्की में मिले प्राचीन शहर के अवशेष, तो तुर्की के योजमठ में जो है भूमध्यसागरीय मोजाइक में करीब जो है 3500 साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ाता है अवसाद का खतरा, वजन कम करने से ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान दे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम लोग का करंट अफेयर है उसे डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम लोग मैप डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मैप में आज जो भी कंट्री आए होंगे सारे कंट्री को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सब। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका भारत ने किया हाइड्रोजन और जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स सहित एक जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है, ठीक है। इसमें है कि इन समूहों को स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। यह समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे, ठीक है। देखिए आसपास बहुत ज़्यादा कुकर सिटी मार रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एचडीएफसी बैंक जो है मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया एशिया मनी 2021 के पोल में आया है। एशिया मनी 2021 के पोल में आया है कि जो एचडीएफसी बैंक है मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, बस इसके बारे में इतना ही आपको जानना है। और यहाँ पर लिखा गया कि बैंक 2018 के बाद से लगातार जो है 4 वर्ष भारत में जो है बैंकों के बीच नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुसुम ने नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया IPL 2021। इसमें आपको याद रखना है कि केरल, ठीक है, केरल स्टार्टअप मिशन ने अपने प्रमुख IEDC इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है एक इनोवेटर्स प्रीमियम लिंक लॉन्च 2021 में लॉन्च किया, इसे नोट कर लीजिएगा। और IPL, ठीक है, इनोवेटर्स प्रीमियम लिंक, जिस तरीके से IPL होता है, इनोवेटर्स प्रीमियम लिंक जो स्टार्टअप के लिए छात्रों और संस्थानों को अपरंपरागत विचारों के साथ साथ प्रयोग करने के लिए एक सरल शिक्षण मंच प्रदान करना चाहता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना लिख लीजिएगा कि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो केरल। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र कौन खोलेगा, तो केरल खोलेगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कि ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को जो है समाज की मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य है। साथ में उन्होंने जो है 20 और पुलिस स्टेशनों को जो है बच्चों के अनुकूल घोषित किया है, जिसमें केरल में ऐसे स्टेशन की कुल संख्या हो जाएगी 126, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों के अनुकूल कितने पुलिस स्टेशन हो गए हैं आपके केरल में, तो 126, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्नाटक ने सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। 3 के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एकल पहल अभियान, नोट कर लीजिए किसके, न्याय विभाग कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 को जो है 2 अक्टूबर 2021 तक देश में जो है एकल पहल अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या कि टेली लॉ के तहत जो है बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। टेली लॉ का माध्यम देश भर में जो है 51,434 कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से जो है पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान करना, ठीक है, जो टेली लॉ होता है, तो उसके माध्यम से एक तरीके से जो ऑनलाइन जो भी व्यक्ति को अगर वकील नहीं मिलेगा तो आप जाके ऑनलाइन टेली लॉ के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि
शेफाली जुनेजा बनी। शेफाली जुनेजा बनी जो है ICAO-AS समिति की पहली महिला अध्यक्ष। तो इसका फुल फॉर्म क्या आता है? वरिष्ठ नौकरशाह शेफाली जुनेजा को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होगा पैकेज्ड फूड। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। जो पैकेज्ड फूड है वो ट्रांस फैट फ्री कब तक हो जाएगा? 2022 तक। इसमें सिर्फ इसी पॉइंट को आपको लिखना है। अगर ज़्यादा लिखना होगा तो आप FSI का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाता है FSI का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निरुपमा राव पेश करेगी एक नई पुस्तक जिसका नाम क्या है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय इसका नाम है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टिहरी बांध ने पहली बार प्राप्त की पूरी क्षमता। तो टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में जो है 24 सितंबर 2021 को कोटिहारी बांध जलाशय पहली बार जो है, ये कोटिहारी गलत लिख दिया, इसे कह देगा टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो पहली बार जो है 830 मीटर के ऊपर छू गया, जो इसका पूर्ण जलाशय स्तर था। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। पृथ्वी से भरे बांधों में तीसरा सबसे ऊंचा है और विश्व के सभी बांधों में 10वां सबसे ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें मानसून के दौरान जो लगभग 2615 MCM अधिशेष बाढ़ के जल को संग्रहित करने की क्षमता है। नेक्स्ट है कि विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो 26 सितंबर 2021 को जो है रविवार को जो है विश्व नदी दिवस मनाया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 39 करोड़ रुपये की मानव वन्यजीव संघर्ष समन परियोजना शुरू करेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वन विभाग ने एक मानव वन्यजीव संघर्ष, ठीक है, संघर्ष समन परियोजना शुरू की है जो विभिन्न उपायों को लागू करेगा। तो कौन कौन उपायों को लागू करेगा उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल से। इसमें कि 18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 280 किलोमीटर से अधिक लंबी बाड़ लगाई जाएगी। ठीक है, साथ में बोला गया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत जो है 39.7 करोड़ रुपये प्रदान किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विजय गोखले पेश की अपनी नई पुस्तक। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, द लॉन्ग गेम। ठीक है, द लॉन्ग गेम पुस्तक, ऐसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपके विजय गोखले हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। उसके बाद इस फल को आप देख लीजिए, फल नहीं सब्जी है। ठीक है, इसे नागालैंड के नागा कुकुम्बर को मिला GI टैग, नोट कर लीजिएगा। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को मिला GI टैग। देख लीजिए कुकुम्बर कैसा है, अपने दिमाग में इसका फ़ोटो बना लीजिए। हम लोग इसके साथ बोलते हैं प्रोरो कुछ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि नागालैंड के नागा कुकुम्बर को हाल ही में जो 1999 के जियोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अधिनियम के कृषि उत्पादों के तहत जो है भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा। और यह है कि इसमें कैलोरी कम होगा लेकिन पोटेशियम और जल में उच्च होता है। इसमें जल बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है कि स्पोर्ट्स ड्रिंक के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह झूम कृषि में महत्वपूर्ण घटक फसलों में से एक है। झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को जो है नियुक्त किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। नीचे पढ़ लीजिए, कैलाश सत्यार्थी को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा एंटोनियो गुटेरस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG एडवोकेट नियुक्त किया गया, मतलब SDG का अधिवक्ता नियुक्त किया गया, वकील नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले नियुक्त किया गया। इसके बाद इसे पढ़ लीजिएगा। इनको सत्यार्थी को जो है भारत के 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। तो इनको कब मिला था? 2014 में जो इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि शुरू हुआ भारतीय सेना का विजय सांस्कृतिक महोत्सव। तो ये क्या है? 1971 के
मुक्ति संग्राम के दौरान जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना जो है 26 से 29 सितंबर 2021 तक जो है कोलकाता में एक उत्सव का आयोजन कर रही है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बुडापेस्ट में हुआ बिटकॉइन निर्माता सतोशी की पहली प्रतिमा का अनावरण। सतोशी नाकामोतो को बोला जाता है कि जो बिटकॉइन है उसके जन्मदाता हैं, ठीक है। इसमें और क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि कांस्य प्रतिमा, मतलब जो प्रतिमा बनाई गई है वो कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है। और जो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट की ग्राफी शॉप पार्क में स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि जो हंगरी है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, किस नदी किनारे स्थित है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा सभी लोग, ठीक है। और इसमें और क्या लिखा गया है कि यह एक हुड्डी पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति है जिस पर बिटकॉइन लोगो उत्कीर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित। तो हम लोग डेली इस चीज़ को देख ही रहे थे, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था सारे को हम लोग कवर कर लिए हैं। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। यहाँ पर आप देखिए ये आपके पेंगोंग सो लेक है। और यहाँ पर देखिए फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, जो फिंगर 4 पर भारत का अधिकार है 4 तक, जबकि 5, 6, 7 और 8 पर जो है अभी चाइना का अधिकार है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर आप देख लीजिए। जो ज़्यादातर इलाका है इसका पेंगोंग सो का, ये आपके चाइना के पास है। जो लेक है इसका ज़्यादातर इलाका आपके चाइना के पास में है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस मैप को देख चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आपके लिए और है, ये आपके यहाँ पर आइसलैंड है, ठीक है। ये आइसलैंड है। और देखिए आप आइसलैंड के बगल में बताया था ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। ये आपके मैक्सिको है, इसका एक और मैप आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ये आपके यहाँ पर ये मैक्सिको है, ठीक है। ये मैक्सिको है। ये आपके अमेरिका है। और यहाँ पर आपके आइसलैंड है, ठीक है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। और आज कौन सा देश चर्चा में आपके लिए आता है, तो एक आता है हंगरी। तो हंगरी कंट्री है, ये आपके यूरोप में है। और यूरोप में यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा इस मैप में हंगरी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है। इसी के आसपास कहीं पर हंगरी कंट्री होगा, इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक बार हम भारत का मैप देख लेते हैं। आज चर्चा में कौन कौन राजा आता है, तो आपके आता है लद्दाख आता है और नागालैंड देख लीजिए। जो नागालैंड की सीमा किन देश से लगती है तो आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर देख लीजिए ये आपके मणिपुर है और ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं, तो 8 राज्य आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन राज्य आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए केरल है, ये आपकी कर्नाटक न्यूज में आपके आता है। और गुजरात भी आपकी न्यूज में आता है, ठीक है। तो ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट आज करंट अफेयर था सारे करंट अफेयर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।